भारतीय हिंदी से ही शोध कर रही हूँ डॉक्टर उदय शंकर सर के अंडर में। अभी नेमीचंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल करे हैं जो कि आरपीएससी, नेट और अन्य लोक सेवा आयोग के जितने भी परीक्षाएं हैं उनके लिए सभी छात्रों को काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो सर मैं उस कड़ी में आपसे कुछ और भी सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा नेट की दिक्कत हो गई थी तो मुझे अभी जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो मेरा सवाल ये है सर कि आजकल छात्र बहुत भ्रमित होते हैं क्योंकि यूट्यूब पे अनेकों चैनल दिखाते हैं कि आप वहाँ से कोचिंग कीजिए, तो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो कैसे घर बैठकर वो बिना, क्योंकि गरीब छात्र भी होते हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से वो अपने आप को एक सही मार्गदर्शन में लेके जा सकते हैं और जो रोजगार में अपने आप को काबिल बना सकते हैं। देखिए, आज के प्रतियोगी दौर में कोचिंगों की भरमार हो गई है, खासकर इलाहाबाद, जयपुर, दिल्ली। आप देखेंगे तो इतने सारे कोचिंग के विज्ञापन आते हैं कि छात्र भी भ्रमित रहते हैं कि मुझे किस कोचिंग में ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे छात्र मुझसे भी पूछते हैं कि सर कहाँ की कोचिंग में करूँ। तो कोचिंग के विषय में मेरा दो ही बातों पे ये कहना है कि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसके लिए कोचिंग की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि हिंदी कोई मैथमेटिक्स, कोई फिजिक्स या कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है जिसके लिए कोचिंग की जाए। आप कहीं भी पढ़ने जाएं तो वहाँ जो भी रचना है या जो भी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं या प्राध्यापक हैं, आपको विभिन्न किताबों से पढ़ के भी पढ़ाते हैं। तो ये काम गांव में बैठा एक कोई लड़का भी कर सकता है। अच्छी अच्छी किताबें मंगवा ले, अच्छी तरह से स्वयं अध्ययन करे तो निश्चित रूप से उसे कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कोचिंग के कुछ फायदे भी हैं। कोचिंग में जाने से एक नियमितता बन जाती है और ज्ञान तो कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। तो जहाँ कोई पढ़ाने वाले हैं और कोई पढ़ाता है तो निश्चित रूप से काफ़ी मेहनत करके श्रम पूर्वक पढ़ाता है। और कोचिंग में जो पढ़ाता है मैं जानता हूँ कि कितना श्रम करना पड़ता है, उन्हें 10 किताबें पढ़नी होती होगी। तो ज्ञान तो निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन इसकी अनिवार्यता नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करें तभी आपको सफलता मिलेगी। आप स्वाध्याय के द्वारा भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, जरूर खुद श्रम करें तो आप ज़्यादा गेन करेंगे, मेरा ये मानना है। जी सर मेरा सवाल ये भी है कि नए छात्र आते हैं, एमए कर आते हैं, तो उन्हें कोई भी भ्रमित कर देता है। साथ पढ़ने वालों को भी इतना नहीं पता होता कि अब ये किताब पढ़े, तो उनके सामने बहुत सारी पुस्तकें होती हैं उपलब्ध। कोचिंग का तो सर आपने बहुत अच्छे से समझा ही दिया कि गरीब छात्र को किस तरह से बिना कोचिंग के भी वो घर में अध्ययन कर सकता है। तो सर उन नए छात्रों के लिए भी कुछ किताबें अगर आप बता सकें जिससे वो भ्रमित ना हो। देखिए, मेरी दृष्टि में हिंदी की तैयारी के लिए मैंने शुरू में भी बताया कि चुनिंदा किताबें पढ़नी चाहिए। बहुत सारे ऐसे वीडियो बहुत हैं जिसमें किताबों की लंबी फहरिस्त है। उतना भटकना नहीं चाहिए। काव्य शास्त्र जो पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम 1 या 2 किताब पढ़ें, 4-5 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारी ऐसी किताबें जिसमें खासकर बच्चे परेशान रहते हैं कि कौन सा अलंकार पूछ देगा, कौन सा छंद पूछ देगा। देखिए, अलंकारों की कोई सीमा नहीं है कि एक कवियों की इतनी सारी रचनाएं कि आप कहाँ कहाँ अलंकार ढूंढिएगा। तो मेरा यह कहना है कि आप किताबों के चयन में काफ़ी सावधानी बरतें और बहुत सारे इतिहासकार को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नगेंद्र भी पढ़ रहा हूँ, रामचंद्र तिवारी जी को भी पढ़ रहा हूँ, उतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा हूँ। मेरा मानना है पूजा कि आप जैसे बहुत सारे वीडियो में दिखाया है कि 10-12 इतिहासकारों की किताबों के नाम उल्लेख कर दिए गए। मैं ये कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि 10-12 इतिहासकारों की किताबें एक जगह इकट्ठी कर ली जाए और किसी एक साल का प्रश्न पत्र निकाल लीजिए, किसी भी लोक सेवा आयोग का या नेट का। आप उसको जब मिलान करेंगे तो मुश्किल से 15 से 20% तक उन इतिहास की किताबों से प्रश्न आए हुए होते हैं। इससे ज़्यादा चीज़ें अन्य चीज़ों से आती है। जैसे रामचंद्र तिवारी जी की गद्य साहित्य की किताब निसंदेह बहुत अच्छी है, विज्ञान का खुद खजाना है, लेकिन वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक सीमा तक ही उपयोगी है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए पूछ दिया कि प्रसाद के नाटकों के पात्र का मिलान करें या प्रसाद के नाटकों के गीतों का मिलान करें या प्रेमचंद की कहानियों का, जैसे भी हाल में एक क्वेश्चन आया था प्रायश्चित कहानी का पात्र, तो ये सब चीज़ें उसमें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए आप किताब ऐसी पढ़ें जो आपको सफलता दिलाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और इस दृष्टि से ही मैंने कठिन श्रम पूर्वक किताबें लिखी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी 4 किताबें, एक तो हिंदी साहित्य, दूसरा हिंदी काव्य, तीसरा भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और चौथा गद्य साहित्य। किसी भी परीक्षा हो, नेट हो, स्लेट हो, आरपीएससी हो या टीजीटी हो, पीजीटी के लिए हो, सभी परीक्षाओं के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें जितने तथ्य हैं
अन्य किसी किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे छात्रों को कहता हूँ कि पहले मेरी आप ये 4 किताब पढ़ लें और शुक्ल जी को पढ़ लें, फिर दूसरी किताब पढ़ें। एक ऑब्जेक्टिव की किताब मैं निष्पक्ष रूप से कहना चाहूँगा कि गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की किताब बहुत अच्छी है, छात्रों को इसका अध्ययन मनन करना चाहिए। वो छात्र के रूप में जितनी शोहरत उन्होंने हासिल की, अच्छी किताब लिख के बहुत कम लोग हासिल करते हैं। तो वास्तविक किताब ऐसी पढ़ें जो आपको सफलता दिलाए, आपको भटकाए नहीं। जी सर, बस यही था कि सर जैसे छात्र ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं पर उन्हें उतनी समझ नहीं हो पाती, वहाँ जाकर भी वो भटक जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा है बस उनका ध्यान उस पर केंद्रित होता है। अगर उससे अलग कोई सवाल आ जाए, क्योंकि वो तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के गए हैं, तो वहाँ वो उसका सही जवाब भी नहीं लगा पाते हैं। ये भी बड़ी समस्या है सर। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि अब जो परीक्षाएं होने लगी हैं, यहाँ तक कि आप देखिए सेकेंड ग्रेड की परीक्षा हो तो उसमें भी क्वेश्चन पहले की तरह सीधे सपाटे क्वेश्चन नहीं आते थे कि यामा किसकी रचना है या चतुरी चमार किसकी रचना है। अब ऐसा कि एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चनों का सम्मिश्रण रहता है। इसलिए संपूर्ण ज्ञान आवश्यक है और जहाँ संपूर्णता है वहीं सफलता है। तो निश्चित रूप से ऐसी किताबों से परहेज करना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव के लिए किताब मैंने बताया कि एक किताब पढ़ लें, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे को पढ़ लें। उसके बाद अगर और कोई आपकी जानकारी में अच्छी किताब होती है तो उसको भी देखने में बुराई नहीं है। लेकिन पहले किताबों के प्रति आप सिलेक्टेड हों, 4 ही 5-6 किताब आप पहले सिलेक्ट करें कि नहीं, पहले मैं 6 पढ़ूंगा फिर 7वीं दूसरा। तो शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि वो 5वीं 6ठी जो मैंने किताबें बताई, उसके बाद आपको दूसरी किताबों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और टेक्स्ट बुक के विषय में कहना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे मैलांचल है, गोदान है या बाणभट्ट की आत्मकथा है, जो भी उपन्यास है, कोशिश करनी चाहिए कि टेक्स्ट बुक पढ़ें। और नहीं पढ़ पाते किसी वजह से तो आप मेरी विभिन्न पाठ्य पुस्तकों पर जो आधारित किताबें हैं वो जरूर पढ़िए। जैसे मान लीजिए निबंध है तो निबंध के लिए मैंने अलग से किताब, मैंने यूनिट के अनुसार किताबें लिखी है और मैंने संपूर्णता का निर्वाह करने की हर संभव कोशिश की है। ये उपन्यास है तो ये नहीं कि मैंने संक्षेप में कथा वस्तु प्रस्तुत कर दी। मैंने परिच्छेद के अनुसार कथा वस्तु दी है कि छात्र को संपूर्ण जानकारी मिल सके। और कथन भी ऐसे दिए हैं पात्रों से संबंधित या उनके उपन्यास कला के से संबंधित या इसके अतिरिक्त उस कृति पर आलोचकों के क्या मत हैं, ये सारी बातें मैंने प्रस्तुत की। जैसे इस बार नेट में क्वेश्चन आया था कि उसने कहा था किस युद्ध पर आधारित रचना है। तो मैंने बहुत सारी किताबें देख रखी है। मैंने अपनी 21 कालजयी कहानियां में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और परीक्षा में सफलता होने के लिए आलोचनात्मक नहीं, तथ्यात्मक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जी सर, ताकि हमें ये ना हो कि हमसे जितना पूछा गया है हमें उससे ज़्यादा पता होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे हम परीक्षा में मतलब सोचते हैं कि अरे हमने तो ये पढ़ा था, तो इससे बहुत अंदरूनी सवाल आ गया। तो सर आपकी किताबों में मैंने ये खासियत तो मैंने भी देखी है कि उसमें ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव की थोड़ी जानकारी भी है। लेकिन छात्रों को बस ये होता है कि हम जानकारी नहीं जुटाना चाहते, हम बस तथ्य पढ़े और चले गए, फिर वहाँ का नतीजा हमें अब उस तरह की किताबें पढ़ के सफलता हासिल नहीं की जा सकती। जी सर। सर आप छात्रों को कोई संदेश देना चाहते हैं अंतिम में, जो उनकी सारी समस्याओं का जिसमें उनको थोड़ा सा हल मिल सके? छात्रों में अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि 90% मेहनत और 5% भाग्य। तो आप मेहनत करें क्योंकि यही जीवन की पूंजी है। 1 साल का श्रम और जीवन भर का आराम। जीवन भर आप कहीं पदस्थापित हो जाते हैं तो सिर्फ वो आपके लिए नहीं, वो पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए खुशी की बात होती है और आपका पूरा जीवन संवर जाता है। कहीं कोई सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आप कठिन मेहनत करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्रों से ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मुझे 10 किताबें पढ़ के लिखनी पड़ती है और मैं नौकरी करते हुए इतना काम कर लेता हूँ। तो जो छात्र एक सूत्री कार्यक्रम करते हैं, मात्र उनके समक्ष पढ़ना ही उद्देश्य है, वो क्यों नहीं अच्छी तरह पढ़ते, क्यों दूसरी किताबों में उलझ जाते हैं और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। आप अच्छी किताबें पढ़ें और अपना जीवन संवारें। आप मेहनत करेंगे, सच्चे भाव से समर्पित होकर पढ़ेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। आपने असाध्य भी ना पढ़ी होगी कविता, उसमें प्रेमवत को सफलता कैसे मिलती है, कैसे बिना झंझना उठती है, अपने को समर्पित कर देता है तभी वो बीना बजा पाता है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ
समर्पित होइए तो कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे डॉक्टर विवेक शंकर, राजकीय महाविद्यालय कोटा से प्रोफेसर। और छात्रों को सर आपने बहुत अच्छा संदेश दिया जिससे वो सकारात्मक सोचे और उनकी मानसिक के साथ साथ तो जो उनकी भावनात्मक भी जो नकारात्मकता है वो भी खत्म हो। इसका पूरा आपने बहुत अच्छे से समझाया। एक बार फिर से धन्यवाद सर आपका। ठीक, धन्यवाद।